हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, अपना जो बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है वो चल रहा है क्या, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे कवर किया है कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ पिरोल। ठीक है, तो प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ पिरोल यानी कि 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में से पिरोल है वो अपना यहाँ पे चल रहा है। अब पिरोल चल रहा है तो प्रिपरेशन मेथड्स है वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ठीक है, और प्रिपरेशन मेथड्स कवर करने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो अपना आता है यहाँ पे एम्फोटेरिक नेचर ऑफ पिरोल, यानी कि कोई भी कंपाउंड है। अब हमने प्रिपरेशन मेथड पढ़ लिया, बना लिया उसको, तब उसकी स्टडी तो करनी पड़ेगी ना कि ये कौन कौन सी रिएक्शंस देता है। और रिएक्शंस देने से पहले हम उसका यहाँ पे पढ़ते हैं कि नेचर कैसी होती है। यानी कि नेचर की जब भी हम बात करते हैं तो दो टाइप की नेचर आती है केमिस्ट्री में, या तो एसिडिक नेचर आती है या फिर बेसिक नेचर आती है, कि ये एसिड होने वाला है या फिर बेस होने वाला है। तो देखिए, देखते हैं टॉपिक को। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि पिरोल है उसमें जो नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन एटम पे लॉन पेयर होता है। और जहां कहीं लॉन पेयर होता है तो हम क्या समझते हैं यहाँ पे कि उसकी डोनर एबिलिटी होगी और वो बेस की तरह से बिहेव करेगा। लेकिन यहाँ पे चलिए मूव करते हैं। तो ये वाला जो नाइट्रोजन है इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, देखिए एक ये वाला बॉन्ड हो गया, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला और एक लॉन पेयर। क्यों? क्योंकि जब हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लॉन पेयर यही तो करते हैं ना, और फिर हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन वो कौन सा होगा, sp3 होगा। लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन वो sp3 नहीं होता, कौन सा होता है, sp2 होता है। क्यों होता है sp2? क्योंकि देखिए, जहां कहीं भी आपका कॉन्जुगेशन में आता है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और देन कोई एटम है उस पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कभी भी इस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। इतना आई होप सभी को पता होगा, नहीं भी पता था तो चलो मैंने बता दिया। यहाँ पे क्या पता नहीं पता हो तो यहाँ पे क्या होता है कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और देन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यदि कॉन्जुगेशन में आता है, यानी कि ऑल्टरनेट आ रहा है, पहले डबल बॉन्ड आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर यहाँ पे कोई एटम है जिसपे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसे हम हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर नहीं करते। क्लियर हुई चीज? तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 कैसे है वो पता चल गया। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, साथ में देखिए ये वाला नाइट्रोजन है, ये एक तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और दो किससे जुड़ रहा है, कार्बन से जुड़ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें, देखिए NH3 अपना जो होता है वो क्या होता है, अमोनिया होता है। ठीक है, अमोनिया होता है, 0 डिग्री अमीन होता है। इसके बाद यदि हम बात करें कि अपना जो NH2 और पीछे से किसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये अपना कौन सा होता है, 1 डिग्री अमीन होता है। ठीक है, और इसी तरह से यदि हम बात करें कि अपना ये वाला जो होता है NH और दोनों साइड से जुड़ा हुआ है कार्बन से, तो यही वाला कुछ केस है, ये मिलता है पिरोल में। ठीक है, तो ये अपना कौन सा होता है, 2 डिग्री अमीन होता है। यानी कि जितने हम हाइड्रोजन हटाते जाएंगे, जितने हम कार्बन लगाते जाएंगे, उतना ही डिग्री वो इंक्रीज करता जाएगा। अमीन के केस में NH3 है वो 0 डिग्री होता है, CnH2 या फिर हम बोल सकते हैं RnH2 वो अपना कौन सा होता है, 1 डिग्री होता है, R2NH है वो 2 डिग्री होता है और R3N है वो अपना 3 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर, सॉरी 3 डिग्री होता है। क्लियर हो रही है चीज कि किस तरह से 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन है वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब 2 डिग्री अमीन है तो अमीन्स की यदि हम बात करें तो सारे के सारे अमीन्स हैं, उनकी यहाँ पे बेसिसिटी है वो अच्छी खासी होती है। अमीन्स है वो अच्छे बेसिक नेचर के होते हैं और साथ ही में बेसिक होते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा बेसिसिटी है वो किसकी होती है, अकॉर्डिंग तो यदि हम देखें तो NH3 है। NH3 में देखिए 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, तो कोई प्लस आई इफेक्ट या फिर प्लस आर इफेक्ट यहाँ पे नहीं लग रहा, जिसकी वजह से 0 डिग्री अमीन या फिर अमोनिया की जो बेसिसिटी है वो सबसे कम होती है। देन हम मूव करते हैं सेकंड 1 डिग्री अमीन पे। 1 डिग्री अमीन की यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, जो कार्बन लगा हुआ है, ये यहाँ से प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है नाइट्रोजन पे, और इसकी वजह से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी बढ़ जाती है, तो नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर वो आसानी से दे पाता है इन कंपेयर टू अमोनिया। तो 1 डिग्री अमीन की जो बेसिसिटी है वो 0 डिग्री से ज्यादा होती है, और इसी तरह से 2 डिग्री की और ज्यादा होती है, 3 डिग्री की और ज्यादा होती है। देखिए एक बार मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ अमीन्स की बेसिसिटी को, कि हम यदि यहाँ पे ले लेते हैं NH3, ठीक है, हमने क्या लिया हुआ है, NH3 लिया हुआ है, सेकंड हमने क्या लिया हुआ है, RnH2 लिया हुआ है, थर्ड हमने लिया हुआ है R2NH और फोर्थ हमने लिया हुआ है R3N। ठीक है, कुछ इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो अपने पास हैं। तो ये हो गया अपना 0 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री और ये हो गया 3 डिग्री। अब इसके बाद देखिए
यहाँ पे यदि हम आते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे एक साइड से इलेक्ट्रॉन्स वो रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पे दो जो एल्किल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहे हैं, और यहाँ पे तीन के तीन जो एल्किल ग्रुप्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहे हैं। तो बेसिसिटी सबसे ज्यादा किसकी होनी है, 3 डिग्री की होनी है, देन 2 डिग्री की होनी है, देन 1 डिग्री, और सबसे कम बेसिसिटी है वो 0 डिग्री की होने वाली है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो 2 डिग्री है, उसकी बेसिसिटी अच्छी खासी होती है। तो जो अपना पिरोल है उसमें जो अपना होता है नाइट्रोजन एटम वो 2 डिग्री अमीन होता है, ठीक है, 2 डिग्री अमीन होता है। और 2 डिग्री अमीन है तो इसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, क्षारीय होनी चाहिए, बेसिक इसकी नेचर होनी चाहिए। लेकिन इसकी नेचर है वो एक्चुअल में बेसिक नेचर है वो नहीं होती, ठीक है। अकॉर्डिंगली यदि हम देख के डिसाइड करेंगे तो क्या बताएंगे कि अपना जो पिरोल है वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, लेकिन बेसिक नेचर नहीं होती। अब वो चीज कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो देखिए बेसिक नेचर क्यों नहीं होती, उस चीज का रीजन क्या होता है। तो यदि रीजन की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या देखा कि जो पिरोल है उसकी नेचर बेसिक होनी चाहिए। जब सेकंड पॉइंट पे मूव करते हैं तो सेकंड पॉइंट अपना क्या होता है कि जो पिरोल है अपना, उसमें देखिए कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है ये वाला लॉन पेयर दोनों डबल बॉन्ड्स के साथ। तो जब कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, कोई भी यहाँ पे प्रोटॉन आएगा जुड़ने के लिए लॉन पेयर के साथ, तो अब ये लॉन पेयर है ये इसे यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो पूरी रिंग में मूव कर रहा है ना। कॉन्जुगेशन में यदि प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन में यदि प्रेजेंट है तो ये तो डिलोकलाइज्ड फॉर्म में मिलेगा, और डिलोकलाइज्ड फॉर्म में मिलेगा यानी कि पूरी रिंग में चक्कर लगाता हुआ मिलेगा। तो नाइट्रोजन पे तो जो अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो नाइट्रोजन पे यदि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नहीं मिल रहा, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि ये एरोमेटिक जो सेक्सटेट होता है उसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। लॉन पेयर ऑफ पिरोल, लॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन in pyrrole participates in aromatic sextet, that's why it's not available for any proton, ठीक है। तो क्या कर रहा है, लॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन पिरोल पार्टिसिपेट्स इन एरोमेटिक सेक्सटेट, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अवेलेबल फॉर एनी प्रोटॉन, यानी कि ये वाला जो नाइट्रोजन का लॉन पेयर है ये एरोमेटिक सेक्सटेट में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसी लॉन पेयर की वजह से जो अपना पिरोल रिंग होता है उसके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीट होते हैं, अदरवाइज तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो जब ये एरोमेटिक सेक्सटेट में पार्टिसिपेट कर रहा है दैट मीन्स ये नाइट्रोजन पे प्रेजेंट ही नहीं है, और जब नाइट्रोजन पे प्रेजेंट ही नहीं है तो फिर ये प्रोटॉन को तो अवेलेबल नहीं हो सकता ना, तो ये किसी भी प्रोटॉन को यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। तो सेकंड पॉइंट अपना होता है ये। फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू 2 डिग्री आमीन पिरोल की नेचर है वो बेसिक होनी चाहिए, बट सेकंड डिग्री में उस रूल का वायलेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो एरोमेटिक सेक्सटेट में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि पिरोल की नेचर है वो कैसी होती है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे यदि हम मूव करें तो यहां से यदि हम निकाल देते हैं H पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं कि हमने पिरोल लिया और पिरोल से जब हम H पॉजिटिव निकालते हैं तो H पॉजिटिव निकालने के बाद यहाँ पे पिरोल एनायन की फॉर्मेशन होती है। ये क्या है अपना पिरोल एनायन, और पिरोल एनायन में देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, लेकिन उस पे यदि नेगेटिव चार्ज आए तो वो वाले स्ट्रक्चर है वो उतनी ही ज्यादा स्टेबल होती है। तो क्लियर हो रही है चीज। यहाँ पे ये जो पिरोल एनायन बन रहा है पिरोल से H पॉजिटिव एलिमिनेट करने के बाद, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये काफी स्टेबल होती है। और स्टेबल क्यों होती है, स्टेबल होती है ड्यू टू रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये अगेन पूरी रिंग में डिलोकलाइज कर रहा है, और डिलोकलाइज करके ये डिफरेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन कर रहा है। और कोई भी कंपाउंड जितनी ज्यादा नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देता है उसकी स्टेबिलिटी है वो उतनी ही ज्यादा इंक्रीज करती जाती है। तो यहाँ से देखिए ये वाला नेगेटिव चार्ज आया कहां से, जब हमने यहाँ से H पॉजिटिव को रिलीज कर दिया। हमने स्टार्टिंग में क्या किया, H पॉजिटिव को रिलीज कर दिया अपने पिरोल से। अब देखिए ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये मूव करेगा रिंग की तरफ, और जैसे ही रिंग की तरफ मूव करेगा तो ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जाएंगे किस
किसी भी एक कार्बन पे। अब यहाँ से आपको सीधा सा फंडा करना है कि हर एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज को मूव कराते जाओ, सारी की सारी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो बन जाएंगी और एट द एंड आपको फिर से पिरोल एनायन है वो मिल जाएगा। यानी कि पिरोल एनायन है वो बहुत सारी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनाता है, जिसकी वजह से पिरोल एनायन है वो स्टेबल होता है। अब पिरोल एनायन बन रहा है, इस चीज को हम प्रूव कैसे करें, कैसे मान लें यहाँ पे कि जो अपना पिरोल होता है उसकी नेचर बेसिक नहीं होती, एसिडिक होती है। तो बेसिक नहीं होती उस चीज को एक्सप्लेन कौन कर रहा है, ये वाला पॉइंट नंबर सेकंड। और एसिडिक होती है उस चीज को कौन एक्सप्लेन करेगा, पॉइंट नंबर फोर्थ। पॉइंट नंबर फोर्थ देखिए, जब हम करवाते हैं पिरोल की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ये अपना क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। जब हम पिरोल की रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो यहां से रिएक्शन है वो किस तरह से होती है, देखिए हमेशा जब हम बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो जो अपना कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड है वो ही ब्रेक होता है, ठीक है। कभी भी मैग्नीशियम और हैलाइड के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। इस चीज के पीछे का रीजन क्या होता है, क्योंकि देखिए कार्बन की यदि मैं बात करूं तो ये कुछ इस तरह का साइज होता है इसका, ठीक है। अगेन यदि मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम का साइज है वो काफी बड़ा होता है और हैलाइड्स का साइज है वो भी काफी बड़ा होता है। तो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जो ओवरलैपिंग जोन है वो कम होता है, यहाँ पे इतनी बेटर ओवरलैपिंग नहीं होती जितनी इन दोनों के बीच में होती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो जरूर यहाँ पे मेजर होता है, बट ओवरलैपिंग है वो यहाँ पे बेटर होती है। और ओवरलैपिंग बेटर होने की वजह से मैग्नीशियम और हैलाइड के बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होता। देन फिर बॉन्ड कौन सा ब्रेक होता है, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का। और क्यों होता है बॉन्ड ब्रेक, क्योंकि इनकी जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग जोन है वो बहुत कम होता है, यानी कि बहुत थोड़े से पार्ट पे ये ओवरलैप कर रहे होते हैं, एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो जाता है। अब जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा और मैग्नीशियम मेटल पे कौन सा चार्ज आएगा। तो देखिए मेटल की जब भी कभी हम बात करते हैं और स्पेशली हेवी मेटल्स की, तो इन पे ये जो मेटल्स हैं ये ऑलवेज कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ पे तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और एल्किल ग्रुप पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। जनरल केसेस में हम क्या करते हैं, एल्किल ग्रुप पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही लगाते हैं, लेकिन जब भी कोई कार्बन अटैच्ड होता है मेटल के साथ तो ऑलवेज उस कार्बन पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो यहां से देखिए R नेगेटिव है वो रिलीज होता है, ठीक है। R नेगेटिव रिलीज हो गया। अब ये R नेगेटिव है रिएक्ट किससे करेगा, यहां से देखिए जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, एल्केन की फॉर्मेशन होती है, RH की फॉर्मेशन होती है। और R नेगेटिव के साथ एल्केन की फॉर्मेशन कैसे हो सकती है, जब इसे H पॉजिटिव मिले। हमने रिएक्शन में और कहीं से कोई H पॉजिटिव का सोर्स लगाया नहीं है, तो फिर H पॉजिटिव कहां से आ रहा है, पिरोल से आ रहा है। तो यहां से हमें पता चल रहा है यदि पिरोल है वो H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है तो फिर इसकी नेचर वो कौन सी होने वाली है, एसिडिक होने वाली है। तो ये वाली रिएक्शन है ये क्लैरिफाई करती है कि पिरोल है वो एसिडिक नेचर का होता है, ना कि बेसिक नेचर का। क्यों, क्योंकि पिरोल की रिएक्शन जब हम करा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो ये यहाँ पे एल्केन की फॉर्मेशन कर रहा है और साथ में पिरोल एनाइन की फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि ड्यू टू रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स स्टेबलाइज करता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होती है। एम्फोटेरिक नेचर की यदि हम बात करें तो पिरोल है वो बेसिक भी होता है और एसिडिक भी होता है। बेसिक क्यों होता है, लॉन पेयर के जैसे सेकेंडरी अमीन है, लेकिन इन रियल वो बेसिक नहीं होता। पिरोल की नेचर है वो मेजरली कौन सी होती है, एसिडिक नेचर होती है। और एसिडिक नेचर क्यों होती है, तो वो चीज हम प्रूव कर सकते हैं इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवा के। तो क्लियर होता है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसके बाद जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है केमिकल रिएक्शंस। प्रिपरेशन मेथड्स हमने कर लिए और इसकी एम्फोटेरिक नेचर हमने कर ली। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एम्फोटेरिक नेचर। नेक्स्ट आता है अपना केमिकल रिएक्शंस। तो देखिए केमिकल रिएक्शंस की यदि हम बात करें तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो अपना पिरोल होता है, कोई भी 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, वो रिएक्शंस है वो कौन सी देता है, तो रिएक्शंस कौन सी देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो देता है। क्यों देता है, क्योंकि हमने देखिए 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हमेशा रिंग पे नेगेटिव चार्ज है उसका डिलोकलाइजेशन हो रहा है। दैट मीन्स रिंग है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करेगी, और यदि रिंग न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव कर रही है तो उस पर अटैक किसका होने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल का होने वाला है।
है। साथ ही मैंने बताया था कि एडिशन रिएक्शंस वो शो नहीं करते, लेकिन एडिशन रिएक्शंस कब शो करेंगे, जब इनके साथ आप बहुत ही हार्ड कंडीशंस वो अप्लाई कर देते तो ये एडिशन रिएक्शंस वो यहाँ पे शो करेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस की यदि मैं बात करूं तो कौन कौन सी रिएक्शंस देता है, एडिशन रिएक्शन देता है, और एडिशन रिएक्शन में ये कौन सी रिएक्शन देता है, रिडक्शन देता है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन में पिरोल जो है वो रिडक्शन रिएक्शन शो करता है। और सेकंड वाली जो अपनी रिएक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। तो यहाँ पे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं अपनी एडिशन रिएक्शन या फिर रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट आती है अपनी एडिशन रिएक्शन, और एडिशन रिएक्शन में हमें क्या पढ़ना है, रिडक्शन पढ़ना है। तो रिडक्शन की यदि हम बात करें तो पिरोल है वो क्या करेगा कि जब हम इसका रिडक्शन कराते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं, निकिल है वो हम किसकी तरह से यूज करते हैं, यहाँ पे एज ए कैटालिस्ट यूज करते हैं, और करा क्या रहे हैं, हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं। तो निकिल इन प्रेजेंस ऑफ H2 जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, पिरोल की रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ से सैचुरेटेड कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यहां से सैचुरेटेड कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। क्यों, क्योंकि दोनों जो डबल बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होते हैं और दोनों के दोनों डबल बॉन्ड्स पे हाइड्रोजन है वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, जहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसके दोनों साइड पे हाइड्रोजन से उनका एडिशन हो जाता है, और इसी की वजह से यहाँ पे एक सैचुरेटेड कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। अगेन यदि मैं बात करूं, ये तो हमने रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराई, निकेल इन H2 की प्रेजेंस में। तो देखिए यदि मैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की बात करूं तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वो क्या होता है, रिएजेंट बेस्ड स्टडी होती है। यहाँ पे जैसे ही आप रिएजेंट चेंज कर देते हो तो प्रोडक्ट है वो वेरी कर जाता है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। सेकंड रिएक्शन यदि हम कराते हैं पिरोल की रिएक्शन यदि हम कराते हैं जिंक इन एसिडिक एसिड, ACOH लिखें या फिर CH3COOH लिखें, सेम ही चीज है। बताया मैंने कि CH3 डबल बॉन्ड O को क्या लिखता है, हमेशा AC लिखते हैं। तो जब हम कराते हैं जिंक इन एसिटिक एसिड में, तो ये भी अपना रिडक्शन रिएक्शन होती है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट है वो एक बारी में सैचुरेटेड रिंग है वो फॉर्म नहीं होती बनता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं रेड फॉस्फोरस, ठीक है, रेड फॉस्फोरस और आयोडीन की प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस और आयोडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, तो इस बार जो डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट है वो अपना क्या बनेगा, फिर से एक सैचुरेटेड कंपाउंड। और ये जो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है ये क्या होता है, पायरोलिडीन होता है। ये क्या होता है, अपना पायरोलिडीन होता है। तो यहाँ पे भी एट द एंड जो सैचुरेटेड कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, पायरोलिडीन बनता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे बीच में एक और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है और वो प्रोडक्ट अपना क्या होता है, पायरोलिन होता है। ठीक है, तो समझ आ रही है चीज कि किस तरह से पिरोल की रिडक्शन रिएक्शन होती है। जब आप पिरोल का रिडक्शन कराते हो निकिल इन H2 की प्रेजेंस में, तो यहाँ से पायरोलिडीन एक बारी में ही सैचुरेटेड कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। देन यदि आप नेक्स्ट यहाँ पे रिडक्शन करवा रहे हो पिरोल का ही, हमने रिएक्टेंट है वो सेम ही रखा है, सिर्फ रिएजेंट चेंज किया है। ठीक है, तो जब हम पिरोल का रिडक्शन कराते हैं जिंक इन एसिटिक एसिड में, जिंक के साथ कराते हैं, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं, तो यहाँ से पहली बार में सैचुरेटेड कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं होती, पहले यहां से पायरोलिन फॉर्म होता है। और देन जब हम पायरोलिन की रिएक्शन कराते हैं रेड फॉस्फोरस और आयोडीन की प्रेजेंस में, तो यहां से पायरोलिडीन की फॉर्मेशन होती है। क्लियर हो रही है चीज, तो यहां से क्या बनेगा, पायरोलिडीन बनेगा। तो ये होती है एडिशन रिएक्शन। इसके अलावा जो अपना पिरोल होता है वो कोई एडिशन रिएक्शन नहीं देता, सिर्फ कौन सी रिएक्शन देता है, रिडक्शन रिएक्शन देता है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन आती है वो अपनी आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की यदि मैं बात करूं तो पहले हमें क्या चीज डिसाइड करनी होती है कि ये वाली जो रिएक्शंस हैं ये रिंग की किस पोजीशन पे होने वाली हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, नाइट्रोजन एटम पे तो नहीं होगी ना, कहाँ पे होगी रिएक्शन, फिर रिंग पे होगी। तो रिंग पे पहले हम डिसाइड करेंगे कि रिएक्शन है वो हमारी हो कहाँ पे रही है। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शंस हैं ये थोड़ी सी लेंथी है, एडिशन रिएक्शन है वो छोटी थी तो मैंने उसे एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उन पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे एग्जांपल्स हैं वो भी डिस्कस कर दूंगी। ओके,
एक क्वेश्चन और कि मेरे से किसी ने पूछा था, स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैम इस तरह का यदि कोई कंपाउंड होता है, ठीक है, यदि इस तरह का कोई कंपाउंड होता है तो फिर इनके लिए हम यहाँ पे डाई या फिर ट्राई का यूज नहीं करेंगे क्या, प्रीफिक्स। तो देखिए डाई ट्राई का प्रीफिक्स हम कब यूज करते हैं, जब हमें बताना होता है कि अपने पास जो हेटेरो एटम है वो दो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हमें यहाँ पे बताना है कि दो हेटेरो एटम प्रेजेंट है। यदि हम इसे डायरेक्ट लिख देते हैं एजोल, ठीक है, डायरेक्ट यदि हम इसे लिख देते हैं एजोल, तो फिर पता नहीं चलेगा ना कि यहाँ पे कितने एजा प्रेजेंट है, कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो इसे बताने के लिए हम क्या करते हैं, डाई लगाते हैं और साथ में पॉइसन नंबर भी देते हैं कि दोनों जो नाइट्रोजन एटम है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, और इसकी वजह से इसका नाम क्या होता है, 1,3 डाई एजोल होता है। ठीक है, तो क्लियर हो रही है चीज। यहाँ पे हमें जब दोनों हेटेरो एटम है वो सिमिलर होते हैं तो बताना होता है कि दोनों हेटेरो एटम है वो प्रेजेंट कहाँ पे हैं और कौन से वो हेटेरो एटम है। यदि हम एक ही हेटेरो एटम लिखते हैं जैसे एजोल लिख देते हैं तो फिर नहीं पता चलता कि यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन एटम है वो कितने प्रेजेंट है। एजोल का मतलब तो क्या समझा जाएगा कि एक ही नाइट्रोजन एटम है वो प्रेजेंट है। लेकिन यदि हम इस वाले कंपाउंड की बात करें तो इस वाले कंपाउंड में देखिए क्या होगा, दोनों हेटेरो एटम्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। दोनों हेटेरो एटम्स डिफरेंट डिफरेंट है तो एक के लिए हम क्या लिखेंगे, ऑक्सा लिखेंगे, दूसरे के लिए क्या लिखेंगे, एजा लिखेंगे। तो ये यहां से क्या बनेगा, ऑक्सा एजोल बनेगा। ठीक है, बन क्या रहा है हमारा, ऑक्सा प्लस एजा प्लस ओल, तो ये क्या बनेगा हमारा, ऑक्सा एजोल बनेगा। तो क्लियर हो रही है चीज कि क्यों ये ऑक्सा एजोल बन रहा है। यहाँ पे हमें डाई या फिर ट्राई जो प्रीफिक्स है वो नहीं देना होता, क्यों, क्योंकि नाम से पता चल रहा है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए हम यहाँ पे ऑक्सा लिख रहे हैं, नाइट्रोजन के लिए हम यहाँ पे एजा लिख रहे हैं। तो जब हम दो प्रीफिक्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो हमें एक और प्रीफिक्स यहाँ पे डाई यूज नहीं करना होता, तो इसका जो नाम है वो ऑक्सा एजोल होता है। क्लियर हो रही है चीज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ तक का क्लियर होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ पिरोल। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।